गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग तन्वी, अंशिका, शगुन, आंचल, रेशमा, करण, साक्षी। ए वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। यस, गुड गुड गुड, ठीक है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा वो एक इजी टॉपिक ही है, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। इस बार भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आसान ही आते हैं इस चैप्टर से, पर गिवन द फैक्ट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हम कर लेंगे, तो फिर मुश्किल क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अंशिका, आप लेक्चर देखो कल का, कल डिस्कस हो गया सारी चीजें, आप कल का लेक्चर जाके देखो, ठीक है। आप बैकलॉग कवर करके आया करो। हाँ जी, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, कि आखिर ये टॉपिक क्या है एंड इसमें हमें क्या चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। ये वर्ड्स आप यहां देखो, एक वर्ड है रैंकिंग और एक है सीक्वेंस। स्वाति, कल मैंने बताया था कि जो बाकी बचे हुए डाउट्स हैं वो हम अलग डाउट सेशन में लेंगे, मैंने कल डिस्कस किया इस बात को। अभी इधर फोकस करेंगे, मैंने बताया था कल कि एक और लाइव हम डाउट सेशन लेंगे, उसमें बाकी बचे हुए डाउट्स कर लेंगे। अब इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर उधर की बातें कम किया करो थोड़े से। अब इधर देखो, रैंकिंग एंड सीक्वेंस समझते हैं कि इसमें क्या करेंगे। एक वर्ड है रैंकिंग, एक है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को अरेंज करना, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सीक्वेंस में होता है। एंड रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो रैंकिंग में हम क्या करेंगे? रैंकिंग में हमें क्या देखना होगा? रैंकिंग में हम देखेंगे कि रैंक कैसे है। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो एक पर्टिकुलर लाइन है, उस लाइन में कुछ लोग आगे खड़े होंगे, कुछ पीछे खड़े होंगे, तो आपका रैंक क्या है, राइट? ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऑर्डर ही हम यहां पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आज का कि आपका कहां रैंक आएगा, कौन आगे है कौन पीछे है और कौन से स्थान के ऊपर हो, किस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। तो वो सारी चीजें हमें आज के सेशन में डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, अरे समझ गया। अब ध्यान दो इधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लेस देन। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अब लेस देन का मतलब क्या होगा? लेस देन मतलब होता है छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो सर ए इज लेस देन बी, इसका मीनिंग क्या है? ए बी से छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रेटर देन। हाँ, ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा होना। जैसे मैं आपसे बोलता हूं सी इज ग्रेटर देन डी, राइट? सी इज ग्रेटर देन डी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत पता कहां पे आ जाती है? कई बार जब यहां पे वर्ड आ जाते हैं लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज हमें कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, मान लेते हैं मैं ऐसे लिखता हूं a इज लेस देन इक्वल टू b, ऐसे लिखते हैं इसको। और ग्रेटर देन को कैसे लिखेंगे? लेट्स से c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। अब समझना, यहां पे इनका मीनिंग समझना कि क्या अंतर है सब में। इनको ना एज के कॉन्टेक्स्ट में मानते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट से ए की एज, एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया ए की एज, मान लो मैंने बोल दिया 30 साल है, ठीक है। अगर ए की एज 30 साल है ना, तो बी की उम्र 30 से बड़ी ही होगी। अगर मैं इंटीजर मान के चलूं कि इनकी एजेस हमेशा नेचुरल नंबर होती हैं, तो मैं बोलूंगा कि बी की वैल्यू 31 हो सकती है, 32 हो सकती है, 33 हो सकती है, कुछ भी इससे ज्यादा हो सकती है। एनीथिंग मोर देन 30। 30 नहीं हो सकती, 30 से ज्यादा ही होगी, 30 से ज्यादा ही होगी। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं लेस देन इक्वल टू की, ठीक है ना, या फिर इसको आप ऐसे नहीं देखना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। या मैं बी की वैल्यू यहां पे मान लेता हूं। मान लो मैंने बी की वैल्यू बोला, सॉरी, मैंने बोला बी की वैल्यू मान लो 30 है, और मैंने बोल दिया इनके नंबर केवल नेचुरल नंबर होंगे, तो ए की वैल्यू पता क्या होगी? या तो 29 होगी, या 28 होगी, या 27 होगी, या कुछ भी इससे छोटा होगा।
बट इट कांट बी 30 या 30 से ज्यादा। 30 भी नहीं हो सकता, 30 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, 30 से छोटा ही होना पड़ेगा। इधर अगर मैं बात करूं, यहां पे जब मैंने बात करी लेस देन इक्वल टू की, अब अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं ना कि b की वैल्यू 30 है, तो ध्यान से समझना, a की वैल्यू जो होगी ना, a की वैल्यू यहां पे देखो लेस देन इक्वल टू, या तो बराबर होगी या छोटी होगी। तो कहने का मतलब a की वैल्यू 30 भी हो सकती है या उससे छोटी होगी। आप फर्क समझ पा रहे हो? यहां पे वर्ड आ गया ना इक्वल टू, तो या तो छोटी होगी या बराबर भी हो सकती है, ये ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। कि मान लो अगर आप जैसे इसमें आप डी का ही केस ले लो, ठीक है ना, या फिर आप, हाँ चलो डी का ही केस ले लो। आपने बोला सर डी की वैल्यू है मान लो 25 साल, तो सी ग्रेटर है ना, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब क्या होगा, 25 से बड़ा ही होगा, या 26 होगा या 27 होगा या 28 होगा, इस तरह से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगर मैंने बोल दिया डी 25 है, तो भाई सी 25 भी हो सकता है या 25 से बड़ा हो सकता है, इस तरह से। ये इक्वल टू की वजह से क्या होता है, वो बराबर भी हो सकते हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसे लिखा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। राइट, मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अब इधर देखना, मैं इसका ना कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूं, आप बताना सच है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन c इज ऑलवेज ट्रू। बताना ये सच है या गलत है। ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1। आप बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहला कंक्लूजन ये है। ये सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? देखो यहां वर्ड आया है ऑलवेज, इसका मतलब है हमेशा होना चाहिए। कुछ बच्चे ट्रू लिख रहे हैं, अरे नहीं ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये। देखो इधर देखो, ये कह रहा है ए ग्रेटर देन सी इज ऑलवेज ट्रू। आप समझो इस बात को, ए जो है ना वो या तो बी के बराबर है या बी से बड़ा है, और जो बी है वो या तो सी से बड़ा है या सी के बराबर है। क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं? आप देखो ना, या तो ए सी से, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, क्योंकि साथ में इक्वल टू नीचे लिखा हुआ है, नीचे इक्वल टू लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ना, अगर आप इनको कंबाइन करोगे, इसके कॉम्बिनेशन से पता क्या आएगा, इसको कंबाइन करने से आएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी के बराबर होगा, दोनों पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबल हैं। आप यहां पे लिख दिया ना ए ग्रेटर देन सी इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ट्रू है? क्योंकि ए सी के बराबर भी हो सकता है। इसको देखकर हम क्या बोलेंगे, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर ए बड़ा होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। अब इसी में एक दूसरा ट्राई करो, a इज इक्वल टू सी इज ऑलवेज ट्रू, इसको बताओ। ये बताओ। आंसर है सर ये भी गलत है, ये भी ऑलवेज की वजह से गलत है। जरूरी नहीं है कि ये हो ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू सी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही होगा या गलत होगा?
ये सही होगा या गलत होगा? अब आप बोलोगे सर ये हो सकता है, क्योंकि वर्ड है पॉसिबिलिटी। दो पॉसिबल सिनेरियो ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो जब उसने पॉसिबिलिटी वर्ड लिख दिया ना, तो देन इट इज ट्रू। ठीक है, यस, गुड गुड गुड। एक दो चीजें और सीखते हैं, एक दो चीजें और सीखते हैं। मान लेते हैं मैंने ऐसा लिखा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन डी। दिस इज द स्टेटमेंट। एंड एक मान लो डी इज ग्रेटर देन ई। ये स्टेटमेंट दी हुई है, दिस इज द स्टेटमेंट। अब वो कंक्लूजन लिख रहा है, ही इज राइटिंग द कंक्लूजन। आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है ए इज ग्रेटर देन सी, दूसरा कह रहा है ए इज ग्रेटर देन डी, तीसरा कह रहा है ए इज ग्रेटर देन ई, चौथा कह रहा है ए इज इक्वल टू बी, पांचवा कह रहा है आपका ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, और सिक्स्थ कह रहा है आपका डी इज ग्रेटर देन बी। इनमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। ये बताओ इन छह में से कौन से हमेशा सही है, इन छह में से कौन से हमेशा सही हैं, आप ये बताओ ध्यान से, कोई गलती नहीं, टेक योर टाइम। विच ऑफ दीज आर ऑलवेज ट्रू? विच ऑफ दीज आर ऑलवेज ट्रू? देखो ट्राई करते हैं, एक एक करके करेंगे, एक एक करके। पहले सबसे पहला ए ग्रेटर देन सी। देखो ध्यान से देखो, पहले ए और सी का रिश्ता देखो। देखो जो ए है ना वो ऐसे लिंक्ड है, यही रिश्ता है। अब नोटिस करो, ए या तो बी के बराबर है या बी से बड़ा है। पर भाई जो बी है ना वो सी से बड़ा है, देख रहे हो, बी सी से बड़ा है और ए या तो बी के बराबर है या उससे बड़ा है। इसका मीनिंग पता क्या है, ए पक्का ही सी से बड़ा होगा। क्योंकि देखो ना यार, बी जो है, जो बच्चा 5 6 कह रहा है, इधर देखो भाई, इधर देखो, बी सी से बड़ा है और ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, तो डेफिनेटली ए सी से बड़ा ही होगा, डेफिनेटली। तो सर दिस इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। पहला हमेशा सच है, पहला हमेशा सच है, क्योंकि ए जो बी है वो सी से बड़ा है और ए जो है वो बी के बराबर या उससे बड़ा है, तो ए डेफिनेटली सी से बड़ा होगा। तो 1 तो करेक्ट है ही है। अब जरा आओ ए और डी का रिश्ता देखो। ए और डी का रिश्ता कहां है, यहां पे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी। अब इसको देखो भाई, इसको देखो, इधर ना साइन बदल गए हैं। हमें इतना तो पता है, देखो यहां से हमने ये तो निकाल लिया कि ए जो है वो सी से बड़ा है, हमने ये तो निकाल लिया ऑलरेडी। पर सी जो है वो डी से छोटा है। देखो इधर, ए सी से बड़ा है पर सी डी से छोटा है। ए और डी में कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं पता। इसने हमें क्या बताया, इस रिश्ते ने, इस रिश्ते ने हमें ये बताया सी से दोनों बड़े हैं। सी से भाई ए भी बड़ा, सी से डी भी बड़ा, सी से दोनों बड़े हैं, ए भी बड़ा डी भी बड़ा। पर ए और डी में कौन बड़ा कौन छोटा या कौन बराबर, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। तो भाई जो सेकंड वाली चीज है वो हमेशा सच नहीं है। आई बात समझ में? सेकंड गलत है। सेकंड इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि उसने बता दिया सी से बड़े दोनों हैं, ए बी और डी बी, पर दोनों में कौन बड़ा है ये नहीं लिखा कहीं पे, दूसरा गलत। तीसरे पे आओ, ए ग्रेटर देन ई, फिर से वही देखो। अब देखो उसने क्या बोल दिया, अब देखो मेरे पास ये रिश्ता तो आ गया था, ए जो है वो सी से बड़ा है,
सी जो है वो डी से छोटा है और डी जो है वो ई से बड़ा है। अब देखो यार क्या चल रहा है यहां पे ना साइन बदल गए। ए तो है सी से बड़ा, ए सी से डेफिनेटली बड़ा है, ए सी से डेफिनेटली बड़ा, और डी जो है वो ई से बड़ा। पर मुझे ए और ई का रिश्ता नहीं पता लग रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। क्योंकि आप नोटिस करो साइन बदल गए हैं यहां पे। एक ही साइन होता तो हम क्या पाते, जब साइन एक ही डायरेक्शन में होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे इस केस में साइन एक ही डायरेक्शन में है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी। पर यहां पर नहीं कह पाएंगे। सी से डी बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है, पर ए और ई में कौन बड़ा है नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता ना डी और ई में, क्योंकि सी से कितने बड़े हैं डी और ई, वी डोंट नो। तो ए के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, तो थर्ड भी इनकरेक्ट हुआ। आप लोगों को समझ आ रहा है? देखो जब साइन एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, साइन जैसे एक ही डायरेक्शन में है, वहां तक आप रिश्ता निकाल सकते हो। जैसे ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो इसमें हमें रिश्ता मिल जाएगा, इसमें हमें रिश्ता मिल जाएगा। हाँ अर्नब, बात आपकी सही है, ए और डी ई से बड़े हैं। नहीं, ए और डी नहीं, डी ई से बड़ा है। देखो इधर देखो क्या लिखा है, डी ई से बड़ा है, पर ये कहीं नहीं लिखा अर्नब कि ए और ई का क्या रिश्ता है। उसने ये बोला सी से ए बड़ा, डी से ई से डी बड़ा, पर ए और ई में कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं पता, ये नहीं पता, इसीलिए गलत है। जब एक ही डायरेक्शन में साइन चल रहे हैं तब तो आप कंक्लूड कर पाओगे, पर उस बिना उसके नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो ना, यहां पे ये देखो, ये कंक्लूजन है हमारे पास, सी से बड़ा ए भी है, सी से बड़ा डी भी है, पर ए और डी में कौन बड़ा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है सिद्धार्थ बताओ। सी से बड़ा ए भी है, सी से बड़ा डी भी है, दोनों में कौन बड़ा है कहीं नहीं लिखा हुआ, इसीलिए थर्ड भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। फोर्थ कह रो ए इज इक्वल टू बी। देखो ए और बी का रिश्ता तो साफ साफ गिवन है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा। दो पॉसिबिलिटी है, ये ट्रू तो नहीं है, हमेशा थोड़ी ट्रू है, हमेशा थोड़ी ट्रू है। बड़ा भी तो हो सकता है, बड़ा भी तो हो सकता है, इक्वल टू जरूरी थोड़ी है। फोर्थ गलत। पांचवा कह रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब इसको देखो हमारे पास रिश्ता क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी। इससे पता क्या निकल के आया, इससे पता क्या निकल के आया, इससे ये निकल के आया ए ग्रेटर देन सी। कैसे? क्योंकि बी सी से बड़ा है और ए बी के बराबर या उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए सी के बराबर हुआ। ए सी के बड़ा ही है, ए सी से बड़ा ही है। ये जो इक्वल टू लिखा है ना, इक्वल टू वाली बात सही नहीं है। अगर ग्रेटर होता तो सही होता, इक्वल टू लिख दिया इसलिए गलत हो गया, तो पांचवा भी गलत। सिक्स्थ कह रहा है डी ग्रेटर देन बी। अब देखो डी और बी का क्या रिश्ता, बी ग्रेटर देन सी इज लेस देन डी। फिर से वही बात, सी से बड़ा बी भी है, सी से बड़ा डी भी है, पर बी और डी में क्या रिश्ता है नहीं पता। तो सिर्फ पहला ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। मतलब द क्वेश्चन इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू वाले सिर्फ पहला ही है, ऑलवेज ट्रू सिर्फ पहला ही है। जय कहां लिखा है ए सबसे बड़ा, कहां लिखा है ए सबसे बड़ा, ए सी से बड़ा है, बी के बराबर भी हो सकता है, पर डी पता नहीं किससे बड़ा है। हमें कहां लिखा है, डी का क्या रिश्ता है मुझे बताओ, डी ए से बड़ा है या डी ए से छोटा है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्योंकि डी सी से बड़ा है, हो सकता है डी ए से भी बड़ा हो सकता है डी सी से भी ए से भी बड़ा हो। अब क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर हो गया ये? यस हाँ। नहीं जय देखो, एक आप ना, आपकी जय मैंने एक बहुत गलत आदत देखी है, आप रटने लग जाते हो कि जहां पे साइन चेंज हुआ वो हमेशा फॉल्स होगा, जहां पे पॉसिबिलिटी आ गया वो हमेशा। ऐसे मत क्या करो, लॉजिक से सॉल्व करो, लॉजिक से सॉल्व किया करो, ठीक है। साइन चेंज हो रहे हैं तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां पे साइन एक ही डायरेक्शन में, वहां तो सीधा सीधा दिख रहा है, वहां तो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। हाँ यस हाँ दीपक, देखो जब बोल दिया ना ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा सही होना चाहिए फॉर ऑल द पॉसिबिलिटी, ठीक है। हाँ गजल एक और एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, हम मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे, उसकी चिंता मत करो आप, मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, एक इसी बार क्वेश्चन आया 2025 में, एक उसी को ट्राई करते हैं एक बार।
एक 2025 में क्वेश्चन आया, इसी को ट्राई करो एक बार। हाँ विनायक कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ। हाँ आंचल मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आकाश देखो, सारी पॉसिबल वैल्यूज लेनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इधर देखो, स्टेटमेंट है ये। अब रिश्ता किसका पूछा हुआ है? B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E। B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, क्या ऐसा है? देखो इधर देखना, यहां पे फोकस करना, B और E का रिश्ता यहीं पर आ जाएगा। देखो B तो C से बड़ा है, पर इसने फिर से साइन चेंज कर दिया यार, फिर से साइन चेंज कर दिए। C D से छोटा है, D E से बड़ा है। B और E का रिश्ता पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन एक तरफ होते तो हम निकाल लेते, साइन एक तरफ होते तो हम निकाल लेते कि B तो C से बड़ा है, दैट वी नो, पर B और D में कौन बड़ा? साइन बदल गया ना, नहीं पता। C से बड़े दोनों हैं, B भी बड़ा है, D भी बड़ा है, पर कौन बड़ा है दोनों में, B और D में, ये नहीं पता। और ऐसे फिर E का भी नहीं पता, तो इसीलिए पहला तो गलत है। और सेकंड पे जब हम आएंगे, सेकंड में क्या पूछा है? S और V का। S और V कहां पे है? S और V ये रहे। अब देखो S इज इक्वल टू टी, तो भाई इसको एस सी लिख दो, एस इक्वल टू टी, तो एस सी लिख दूंगा इसको। एस इज लेस देन इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी। अब देखो एस जो है ना, एस या तो यू के बराबर है या यू से छोटा है, और यू अगर वी के बराबर है तो मैं इसको वी ही लिख दूंगा। तो मेरे पास ये निकल के आया एस ग्रेटर देन इक्वल टू वी, एस ग्रेटर देन इक्वल टू वी निकल के आया। अब ये कह रहा है एस इज ऑलवेज लेस देन वी। नहीं भाई, या तो एस वी के बराबर होगा या एस वी से छोटा होगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं। हमेशा एस वी से छोटा होगा ऐसा नहीं है, इट कुड बी छोटा, इट कुड बी इक्वल। सो दैट इज वाई दूसरा भी गलत, इसीलिए आपका आंसर निकल के आएगा नीदर वन नॉट टू। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अब आपको? ठीक है, कुछ एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि आप सॉल्व करो। ठीक है, एक दो और देखेंगे, सिंपल सिंपल ही है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज लेस देन डी, ठीक है, इज इक्वल टू ई, ये लिखा हुआ है। अब मैं कुछ आपके, दिस इज द क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू में एक आएगा, पहला स्टेटमेंट है ए इज लेस देन सी, दूसरा है ए इज लेस देन इक्वल टू सी, तीसरा है आपका ए इज लेस देन डी, और चौथा है आपका ए इज ग्रेटर देन ई, पांचवा है आपका बी इज ग्रेटर देन या बी इज लेस देन ई। इनको बताओ, इन पांचों को एक बार ट्राई करेंगे, एक बार इन पांचों को ट्राई करेंगे, बताओ इनमें से ऑलवेज ट्रू कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ऑलवेज ट्रू? अरे सारे बताओ, ऐसे एक एक करके मत बताओ, जितने सही है वो लिखो। ऐसे मत लिखो कि सेकंड सही है, थर्ड सही है, सारे एक बार में लिखो जितने सही है।
अच्छा, जो बच्चे सेकंड ओनली कह रहे हैं मुझे बताओ क्या थर्ड सही नहीं है? जो बच्चे सेकंड ओनली कह रहे हैं मुझे बताओ क्या थर्ड सही नहीं है? क्या थर्ड सही नहीं है? ये बताओ। क्या थर्ड सही नहीं है? बताओ। और जो बच्चे केवल टू और थ्री कह रहे हैं मुझे बताओ क्या फिफ्थ सही नहीं है? हम्म। चलो ट्राई करते हैं। देखो, पहले हमें ए और सी का रिश्ता निकालना है। यहां देखो ना, ये तो सबको निकल जाना चाहिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी है तो ये तो सीधा सीधा दिख गया, ए लेस देन इक्वल टू सी मतलब। तो ये जो पहला कह रहा है ना, ए इज लेस देन सी, ना भाई ना, ए ग्रेटर देन सॉरी ए लेस देन इक्वल टू सी सेकंड सही है। ईशान पहला सही नहीं है भाई, पहला सही नहीं है। क्यों? ए इज लेस देन इक्वल टू सी आ रहा है, तो इसलिए सेकंड सही है, पहला गलत है। अब तीसरे पे आओ एक बार। तीसरा, तीसरा कह रहा है ए लेस देन डी। अब देखो क्या गिवन है उसमें हमें क्वेश्चन में, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लेस देन डी। जहां जहां जो इक्वल करना है वो कर लो। वैसे भी ना ये ए की ऑर्डर में आ रहा है, आपको साफ साफ ही वैसे दिख जाना चाहिए कि ए लेस देन डी सही आएगा, पर अगर ऐसे नहीं दिख रहा आप इसको ऐसे देख लो, ए इज लेस देन, इक्वल कर दो दोनों को, बी इक्वल टू सी ना, तो सी इज लेस देन डी। अब देखो, सी डी से छोटा है और ए या तो सी से छोटा है या उसके बराबर है, तो सर इट क्लियरली शोज कि ए भी डी से छोटा ही रहेगा। आई बात समझ में? थ्री सही है भाई, ये देखो ना, ए जो है ना वो बी से या तो छोटा है या इक्वल है, और वो आगे डी से भी छोटा है बी, तो भाई डी सबसे बड़ा हुआ, डी बी से बड़ा है, और बी या तो ए के बराबर है या बी से बड़ा, ए से बड़ा है, तो क्लियरली ये भी सही है। तो थ्री भी ठीक है, एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में एरोज हैं, तो सही है ये। चौथा कह रहा है ए ग्रेटर देन ई, इसमें नहीं कह पाएंगे, देखो इसमें बल्कि कह नहीं कह पाएंगे, उल्टा है, यहां उल्टा आएगा, ई आएगा ए से बड़ा। देखो ना, ई डी के बराबर और डी ए के बराबर, तो ये गलत है फोर्थ वाला। फिफ्थ वाले की बात करेंगे, बी लेस देन ई। हाँ अब देखो, अब इधर देखना क्या है, बी इज इक्वल टू सी इज लेस देन डी इज इक्वल टू ई, ये तो साफ साफ आ जाएगा यहाँ पे, ये तो साफ साफ आपको दिख जाएगा। देखो, b इज इक्वल टू सी तो मैंने b कर दिया इधर, और d इज इक्वल टू ई तो e कर दिया, b लेस देन ई तो साफ साफ आ रहा है, तो भाई 2 3 और 5 ये करेक्ट है। 2 3 और 5 ये आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको? फोर्थ सयन गलत इसलिए है क्योंकि ई बड़ा है ना ए से, ये देखो ना, ई इज इक्वल टू डी, तो यहां पे ई लिख दो, तो ई इज ग्रेटर देन ए, है ना, इसलिए फोर्थ भी गलत है, उल्टा आना था, ई इज ग्रेटर देन ए आना था। एक दो और ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई वन और टू मोर क्वेश्चंस इसी तरह के। एक पहले इसको ट्राई करो, पहले इसको ट्राई करो। नहीं नहीं, डी सी से बड़ा है ना, डी सी से बड़ा है, तो इसलिए इक्वल नहीं आएगा। डी सी से बड़ा है ना, वो देखो, जब डी सी से बड़ा है और सी बी के बराबर है और बी ए से छोटा मतलब बड़ा या इक्वल है, तो इसलिए इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, डी बड़ा ही रहेगा। तन्वी, हाँ डी बड़ा ही है ना सी से, इसलिए डी हमेशा सी से बड़ा है। इजी है ये क्वेश्चन, आई थिंक इसमें मुश्किल नहीं आई होगी आपको, आसान है ये क्वेश्चन, है ना? जो जो कह रहा है वो करते रहो। ए इज टॉलर देन बी, ए बी से टॉलर है, सी इज टॉलर देन ए, ठीक है, डी इज टॉलर देन सी,
ई इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, बस बन गया। तो क्या है, मिड पोजीशन किसकी है, वो पूछ रहे हैं कि एक ऑर्डर में बैठे हैं तो बीच में कौन है, भाई बीच में सी है, तो इससे तो आंसर सी आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। इसको देखो एक बार, इसको ट्राई करो। जी, गुड गुड गुड। इसमें देखो, पहले इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझो। वो कह रहा है ईदर ए और बी आर ऑफ सेम एज, या तो उनकी उम्र बराबर है या ए ओल्डर है बी से। इसको तो हम जानते हैं ना, इक्वल और ग्रेटर, है ना। कैसे बनाएंगे सर, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब यही है या तो ओल्डर है या बराबर है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसमें क्या बनेगा, इधर सी और डी आर ऑफ सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी, या तो डी सी से बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तीसरा कह रहा है बी इज ओल्डर देन सी। ये तीनों स्टेटमेंट सबने लिख ली, तीनों स्टेटमेंट सबने लिख ली। अब आओ ऑप्शंस के ऊपर, अब आओ ऑप्शंस के ऊपर। वो कह रहा है क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहला कह रहा है ए इज ओल्डर देन बी। देखो ए या तो बी से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है तो हमेशा सच नहीं है। ए मे बी ओल्डर, पर दो पॉसिबिलिटी ना, या बड़ा होगा या इक्वल होगा, गलत है। दूसरा कह रहा है बी और डी आर ऑफ सेम एज, ये रिश्ता निकल ही नहीं रहा कहीं से, ये गलत। तीसरा कह रहा है डी इज ओल्डर देन सी, देखो डी या तो सी से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए तीसरा भी गलत। पर चौथा कह रहा है ए इज ओल्डर देन सी। अब ये देखना, ए जो है ना, ये देखो यहां से ए जो है क्या है सर, ए बी से बड़ा है या बराबर है, राइट। ए जो है वो बी से बड़ा है या बराबर है, और बी जो है वो सी से बड़ा है। जब जब ऐसा होता है तो हमने अभी करके हटे ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ए सी से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं आएगा इसमें क्योंकि बी सी से बड़ा है। बी जब सी से बड़ा है तो ए भी सी से बड़ा ही होगा, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस, बात क्लियर हुई सबको? चलो गुड गुड गुड। अब एक ये ट्राई करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ट्राई करते हैं।
चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। जो जो कह रहा है वही करेंगे। कह रहा है कि एक टेस्ट के अंदर क्या हुआ, रणधीर ने मार्क्स ज्यादा थे किससे, टोटल ऑब्टेन्ड बाय कुणाल और देबू। अब देखो यार, एक चीज अंडरस्टैंड करो, रणधीर के नंबर कुणाल और देबू को जोड़ के भी ज्यादा हैं। मतलब दो लोगों को जोड़ भी दोगे ना तब भी रणधीर के नंबर ज्यादा हैं। इसका मतलब, सर इसका मतलब क्लियरली ये है कि रणधीर के नंबर कुणाल से भी ज्यादा हैं और रणधीर के नंबर देबू से भी ज्यादा हैं। अरे भाई, जब दोनों को जोड़ने के बाद भी, उनके नंबर जोड़ने के बाद भी ज्यादा है, तो बाकी अकेले अकेले से भी ज्यादा ही होंगे। आगे पढ़ो। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दैट बाय रणवीर। कुणाल और शंकर का जब हम जोड़ते हैं तो रणधीर से ज्यादा आता है। अब इससे पता लगेगा क्या हमें कि कुणाल रणधीर से ज्यादा है या शंकर रणधीर से ज्यादा है? आंसर इस, देखो इधर समझो, दो लोगों का जोड़ एक बंदे से ज्यादा है, हमें यहां पता नहीं लगेगा कि शंकर रणधीर से बड़ा है अकेला या नहीं। इस ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि इससे हम ये निकाल लेंगे कि शंकर रणधीर से बड़ा है, नो, ये दोनों का एडिशन है। दो लोगों का एडिशन तीसरे से बड़ा है। क्या अकेले ये बड़े हैं इससे? ये नहीं पता। इधर कैसे पता लग गया? भाई जब अकेला इंसान दो लोगों से भी ज्यादा स्कोर कर रहा है तो ऑब्वियसली उनसे अकेले अकेले से भी ज्यादा ही स्कोर करेगा। इसीलिए यहां पे हम निकाल सकते थे, इधर नहीं कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, यहां इसको लिख लो शंकर। ये क्या है? शंकर। ठीक है, ये शंकर है। फिर आगे कह रहा है सोनल के जो नंबर थे, सोनल, उसके नंबर शंकर से ज्यादा आए। ठीक है, और आखिरी बात क्या कह रखी है, नेहा के जो नंबर थे वो रणधीर से ज्यादा आए। अब पूछ रहा है सबसे हाईएस्ट कौन होगा। देखो यहां लोग कितने हैं, पांच लोग हैं ना, एक रणधीर है, एक कुणाल है, देबू है, शंकर है, सॉरी छह लोग हैं, सोनल है और नेहा है। देखो सबसे बड़े नंबर किसके होंगे? देखो रणधीर सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ी नेहा है। शंकर सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ी सोनल है। कुणाल सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा रणधीर है। देबू सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा रणधीर है। मानते हो? ये चार लोग बड़े नहीं हो सकते, रणधीर बड़ा नहीं हो सकता, कुणाल नहीं हो सकता, देबू नहीं हो सकता, शंकर नहीं हो सकता। पर सर, पर सोनल और नेहा, इनमें कौन बड़ा है? सोनल और नेहा में कौन बड़ा है? बताओ, सोनल और नेहा में कौन बड़ा है? कुछ नहीं बता रखा, नहीं बता रखा उसने कि सोनल और नेहा में कौन बड़ा है। बाकी उसने बता दिया कि शंकर बड़ा नहीं है, रणधीर बड़ा नहीं है, कुणाल बड़ा नहीं है, देबू बड़ा नहीं है, बट सोनल और नेहा में कौन बड़ा है ये नहीं बताया। इसीलिए डेटा इज इनएडिक्वेट। जो लोग सेकंड कह रहे हैं, भाई क्यों कह रहे हो सेकंड? नेहा और सोनल का कहां रिश्ता गिवन है? नहीं गिवन है। इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है क्योंकि बताया नहीं हुआ इनका रिश्ता। इन दोनों में से कौन कितना बड़ा है वो नहीं पता, इसीलिए इसका आंसर आएगा डेटा इज इनएडिक्वेट। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना है, काफी लोगों ने मिस्टेक करी इस वाले क्वेश्चन में। गुड, ठीक है, ठीक है, गुड, ओके ओके। दो क्वेश्चन और करेंगे ये सीक्वेंसिंग के, फिर रैंकिंग पे आएंगे। इसको ट्राई करो एक बार, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। मतलब ऑप्शन अगले स्टेटमेंट पे है, अगले पेज पे है, पहले इसको पढ़ो, पहले इससे कुछ कनेक्शन बनाओ, फिर मैं आगे ऑप्शन दिखाता हूं। ये ऑप्शन है यहां पे।
आसान है ये भी, आई थिंक हो गया होगा। ठीक है ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। ठीक है, आंसर सही है आपका। देखो यहां पे कह रहे हैं, देखो इसमें आप नोटिस कर पाओगे दो तरह की बातें करी हुई हैं। एक तो बात हुई है उनकी उम्र के रिगार्डिंग, और दूसरा है जीतने के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर मैं उम्र की बात करूं ना, तो उम्र में उसने हमें एक बात बोल दी कि भाई जो गीता है ना, गीता वो मीना से बड़ी है। हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर मीना का भाई बिपिन वो गीता से बड़ा है, तो भाई बिपिन सबसे पहले आएगा, मतलब उम्र तो ऐसे हो जाएगी कि बिपिन बड़ा, गीता दूसरे पे, फिर मीना तीसरे पे। वेन एवर दे विजिट गीता, वो चेस खेलते हैं, मीना ज्यादा गेम जीतती है, मीना ज्यादा गेम जीतती है एज कंपेयर टू गीता। बस इतना ही बताया है हमें उसने, और कुछ नहीं बताया। अब देखो, अब इसको प्लीज, इसको भी ना आप समझना कि इसका मीनिंग क्या होता है, इन लाइंस का मीनिंग समझना। जैसे यहां लिखा हुआ है गीता हेट्स टू लूज द गेम, गीता को गेम हारना पसंद नहीं है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मीनिंग ये है, वो कहना चाह रहा है कि गीता कभी नहीं हारती। अगर वो ऐसे लिख रहा है ना, गीता को हारना पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि गीता कभी नहीं हारती। पर आप यहां पे देखो ना भाई, यहां साफ साफ लिखा है कि मीना गीता से ज्यादा जीतती है, तो भाई गीता नहीं हारती ऐसा नहीं है, गलत। दूसरा कह रहा है गीता ओल्डेस्ट है, गलत। तीसरा कह रहा है वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लॉसेस, ये बताया कहां हुआ है, बिपिन के बारे में बात ही नहीं हुई, बिपिन के बारे में बात ही नहीं हुई। चौथा कह रहा है मीना इज द यंगेस्ट, यस ये देखो ना, ये तो साफ साफ निकल गया था, बिपिन गीता मीना। तो बिल्कुल यस यू आर राइट, मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री। पर इस क्वेश्चन में ना ये लाइन का मीनिंग भी आप समझना स्टार्ट करो। इस लाइन का मीनिंग यही है कि गीता को हारना पसंद नहीं है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि गीता कभी नहीं हारती। ठीक है ना, कल को स्टेटमेंट ऐसी आ जाए तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, वो लिखना यही चाह रहा है कि गीता डज नॉट लूज एनी गेम, या गीता डज नॉट लूज, उसको ऐसे लिखेंगे गीता हेट्स टू लूज द गेम। ओके ठीक है ठीक है, इसको ट्राई करो एक बार, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। दो हजार पच्चीस में भी आसान ही आते हैं भाई, 2025 का भी आपने अभी मैंने कराया सबसे पहले वाला क्वेश्चन। ये वाला क्या मुश्किल थोड़ी था, ये वाला ये मुश्किल थोड़ी था, आसान था ये, काफी इजी क्वेश्चन है ये मुश्किल थोड़ी है 2025 वाला। अब देखो इधर, देखो इधर ट्राई करेंगे। इसमें कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुई है, कुछ ने सी का है कुछ ने डी का है, थोड़ा है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखें, पहले कह रहे हैं टेस्टी की बात हो रही है, तो लेडी फिंगर जो है इट इज टेस्टियर देन कैबेज। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, लिख लिया। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर, ओके ओके, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर। अब यहां पे आपने ना थोड़ा सा बना तो लिया होगा, आपने बोला होगा सर इन दोनों में के लिंक तो कर ही लेंगे, कॉलीफ्लावर जो है वो लेडी फिंगर से टेस्टी है, लेडी फिंगर जो है वो कैबेज से टेस्टी है।
ये तो बना ही लिया होगा सबने। पर तीसरा स्टेटमेंट देखो, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस। इसका मतलब क्या है? कैबेज जो है ना, वो पीस से ज्यादा टेस्टी नहीं है। प्लीज समझो, कैबेज पीस से या कैबेज मटर से ज्यादा टेस्टी नहीं है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि सर, या तो मटर ज्यादा टेस्टी होंगे कैबेज से, या बराबर भी हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप समझो, यहां पे लिखा है ना, कैबेज पीस से ज्यादा टेस्टी नहीं है, तो या तो पीस ज्यादा टेस्टी होंगे या बराबर हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपको समझ आया यहां पे? तीसरी स्टेटमेंट आपको यहां पे समझ आई? लिखा है ना, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस। कैबेज टेस्टियर नहीं है पीस से ज्यादा, मतलब या तो पीस ज्यादा टेस्टी होंगे या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बात क्लियर हुई यहां पे? यस, गुड। अगर ये बात समझ आ गई है तो आप मुझे बताओ कि मैं पीस को कहां डालूं। आप बोलोगे सर, पीस या तो कैबेज के आगे आने चाहिए, पीस या तो कैबेज के आगे आने चाहिए, या पीस और कैबेज सेम होने चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? या तो पीस कैबेज के आगे आने चाहिए, उससे ज्यादा टेस्टी होने चाहिए, या दोनों बराबर आने चाहिए। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आओ ऑप्शंस की तरफ। पहला कह रहा है कि पीस उतने ही टेस्टी हैं जितने लेडी फिंगर हैं। देखो, ये तो कहीं बात नहीं लिखी हुई, तो ए तो गलत है। दूसरा कह रहा है पीस उतने ही टेस्टी जितने कॉलीफ्लावर है। अरे नहीं भाई, इसकी बात नहीं हो रही है। अब कंफ्यूजन है सी और डी में। कंफ्यूजन है सी और डी में। सी कह रहा है कैबेज इज लीस्ट टेस्टी ऑफ द फोर वेजिटेबल। क्या कैबेज सबसे कम टेस्टी है? इस पे आते हैं, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। पर एक बात आप देखो, अगर एक बार ना जो बच्चे सी कह रहे हैं, आप जरा एक बार ऑप्शन डी पे नजर मारो। डी कह रहा है कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज। यार ये तो साफ साफ पता है ना कि कॉलीफ्लावर तो पक्का ही कैबेज से ज्यादा टेस्टी है। तो डी में तो कुछ भी गलती नहीं है, डी तो 100% श्योरिटी है। गेटिंग द पॉइंट? डी तो 100% साफ साफ सही है। कॉलीफ्लावर इज टेस्टी देन कैबेज तो साफ साफ ही लिखा हुआ था। ये तो पहले दोनों से ही आ गया हमारा, ये तो पहले दोनों से ही आ गया 1 और 2 से। तो डी तो साफ साफ ही सही है। अगर कंफ्यूजन भी थी ना सी में थोड़ा सा, तो डी तो पक्का सही है। पर सी में देखो कि सी में क्या गड़बड़ है। सी में क्या गड़बड़ है? Why did you kept equal to in पीस एंड? अर्जुन देखो ना, उसने लिखा है कैबेज इज नॉट टेस्टियर। कैबेज पीस से ज्यादा टेस्टी नहीं है। इसका मतलब क्या है? या तो पीस ज्यादा टेस्टी होंगे, या दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं। उसने यही तो कहा है, उसने यही तो कहा है कि कैबेज ज्यादा टेस्टी नहीं है, तो दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तो ऐसा थोड़ी क्या बोल पाएंगे कैबेज ज्यादा टेस्टी है। गेटिंग इट? इसलिए अब देखो, वो कह रहा है कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ फोर। अगर अगर देखो, अगर पीस और कैबेज बराबर हुए, जैसे यहां पे मैंने बोला ना, अगर पीस और कैबेज बराबर हुए, तो क्या आप ये बोल पाओगे कि कैबेज सबसे कम टेस्टी है? नहीं, कैबेज और पीस तो फिर बराबर टेस्टी हुए। तो सब चारों में से सबसे कम टेस्टी कैसे हो सकता है जब दोनों बराबर होंगे? तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज बनी है, इसलिए थर्ड इनकरेक्ट होगा। फोर्थ इज ऑलवेज ट्रू, डी इज ऑलवेज ट्रू। क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि लिखा है ना, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस। इसका मतलब है या तो पीस ज्यादा टेस्टी होंगे या दोनों बराबर होंगे। दोनों इक्वल टेस्ट भी हो सकता है, या पीस ज्यादा टेस्टी है। नहीं देखो, लिखा है ना, अरे यार इधर देखो, ये टेस्टियर, कैबेज पीस से ज्यादा टेस्टी नहीं है। अगर कोई चीज मेरे से ज्यादा टेस्टी नहीं है, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करना, कोई चीज मेरे से ज्यादा टेस्टी नहीं है मतलब या तो मेरे जितनी टेस्टी होगी या मैं उससे ज्यादा टेस्टी होऊंगा। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है। इसलिए इक्वल टू भी आएगा, इसलिए इक्वल टू भी आएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है सबको? गुड। ठीक है, अब ये बात तो होगी सर सीक्वेंसिंग वाली। अब रैंकिंग की बातें भी समझ लेते हैं थोड़ी सी। अब थोड़ा सा रैंकिंग वाली बातों पे आ जाते हैं। चलो सर, रैंकिंग की बात कर लेते हैं। देखो,
देखो इधर देखेंगे अब सब लोग। अब इधर ध्यान सबका, इधर उधर की बातें नहीं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, वो बताया पहले, एक क्वेश्चन के आसपास आता है रफली। इधर ध्यान दो अब। मान लेते हैं एक टेस्ट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं एक टेस्ट हुआ, और इस टेस्ट में मान लो मैंने बोला कि एक बंदा है, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया अरविंद, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये बंदा है अरविंद। अरविंद ने जब देखा, अरविंद ने देखा कि भाई मेरे से आगे 3 बच्चे थे और मेरे बाद में 9 बच्चे हैं। क्या बोला? अरविंद ने बोला कि मेरे से आगे 3 लोग हैं, मेरे से पीछे 9 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं क्लास में, बता सकते हो आप लोग? हाँ जी, बता सकते हो कि टोटल कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? 3 लोग अरविंद के आगे, 9 लोग अरविंद के पीछे, टोटल क्लास में कितने लोग हैं? देखो सर, इसको निकालना तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये बोलेगा भाई कि 3 लोग मेरे आगे थे, 9 लोग मेरे पीछे थे, एक मैं खुद, एक मैं भी तो हुआ, अरविंद भी तो क्लास का पार्ट है, तो सर यहां पे आंसर आ जाएगा 13। चलो बढ़िया, ये तो आसान था, इसमें तो सर इतना बेसिक तो था ये तो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, अरविंद का रैंक कितना है फ्रॉम स्टार्टिंग? अरविंद का स्टार्टिंग से रैंक कितना है? शुरू से रैंक कितना है अरविंद का? शुरुआत से अंकित अरविंद का रैंक कितना है? आप बोलोगे सर अरविंद के आगे 3 लोग, चौथे पे अरविंद, तो अरविंद का रैंक शुरुआत से चौथे नंबर का है। गॉट इट? और अगर मैं अरविंद का रैंक पीछे से पूछूं तो, अगर मैं अरविंद का रैंक लास्ट से पूछूं कि भाई पीछे से शुरू करो, तो पीछे यहां एक बंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें के बाद अरविंद आएगा, तो सर अरविंद का रैंक कितना आ जाएगा पीछे से? पीछे से अरविंद का रैंक आएगा आपका 10th रैंक। 10th रैंक, ये रैंक लिखे, रैंक, ये रैंक लिखे। अब यहां पर ना आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि जब भी हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने होते हैं ना, या टोटल पीपल इन द क्लास, या टोटल पीपल इन द रो, तो कुछ नहीं करना, आप देखो स्टार्टिंग से कितना रैंक है, लास्ट से कितना रैंक है, -1, ऐसे करना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर एक रो गिवन है तो आप रैंक देखो स्टार्टिंग से कितना रैंक, रैंक देखो पीछे से कितना रैंक, -1। जैसे इस केस में एग्जांपल देखो, अरविंद का कितना रैंक है? सर शुरू से आपने बताया चौथा रैंक है, पीछे से कितना रैंक था उसका? 10th रैंक। तो बस 4 + 10 - 1 कितना हो गया? 13। और 13 ही तो बच्चे थे क्लास में, 13 ही तो बच्चे थे क्लास में। तो किसी का भी बस आपको देखना है, आप उसका आगे से रैंक देख लो, उसका पीछे से रैंक देख लो। अगर आपको उसका बंदे का आगे से रैंक पता है, उसका पीछे से रैंक पता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे पता लग जाएंगे, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग -1। ये फॉर्मूला लगा के, रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम एंडिंग -1। ये रैंक की बात हो रही है, रैंक, रैंक फ्रॉम स्टार्ट प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट -1। इस तरह से आप बड़े आराम से किसी भी चीज का हम आंसर यहां पे निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस, गुड गुड गुड। आपको एक बात याद है, आपको एक बात याद है कि मैंने आपको ना ABCD भी कराई थी, मैंने आप लोगों को ABCD भी सिखाई थी, इस तरह से FGHZ ऐसे आते थे हम लोग, यही। अब देखो देखो इधर देखो, A का स्टार्टिंग से रैंक कितना था? सर A का स्टार्टिंग से रैंक था 1। अगर आप शुरुआत से रैंकिंग करो, 1 2 3 4 5, इनकी ये सब रैंकिंग थी। पर अगर हम पीछे से रैंक की बात करते थे, अगर हम पीछे की रैंकिंग की बात करते थे, तो मुझे बताओ A का पीछे से रैंक कितना आता था? अगर Z को हम पीछे से 1 मानते थे, तो कैसे रैंक आता था A का? सर A का पीछे से रैंक आता था
26, बी का पीछे से रैंक था 25, सी का पीछे से रैंक था 24, डी का पीछे से रैंक था 23, ई का पीछे से रैंक था 22। रैंक ऐसे ही तो कर रहे थे, आगे से पीछे से मैंने करवाया हुआ है आपको ये। अब जरा यहां पे निकालो, यहां पे वही फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला? टोटल इज इक्वल टू फ्रंट प्लस लास्ट से रैंक -1, रैंक फ्रॉम फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट -1। ठीक है, अब देखो इधर, देखो इधर देखो, किसी का भी उठा लो, आपको जिसका मन करे उसका उठा लो। आपको ए का देखना है, मैंने कहा हाँ, ए का फ्रंट से रैंक है 1, पीछे से रैंक है 26 -1। सॉल्व करो, कितना आया? 26। भाई 26 ही तो अल्फाबेट होते हैं, 26 ही तो अल्फाबेट होते हैं। टोटल कितने हैं ए से जेड तक? 26। आप किसी और का निकालना है, आप किसी और का निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। आपको सी का निकालना है ना, आप सी का निकालो, आप सी के लिए निकालो ये बात। सर सी का फ्रंट से रैंक है 23rd, सी का पीछे से रैंक है 21 -1, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 26 ही आएगी। आपके पास कोई भी एक ऐसा बंदा पता है जिसका शुरुआत से रैंक पता है, उसका अगर एंड से रैंक पता लग गया ना, आंसर बन गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको हमेशा पता लग जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई यहां पे? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, एक मैं चीज लिख रहा हूं, आप ट्राई करना है इसको। एक मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, लेट से मैंने बोला देर आर 5 पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ मी, देर आर 5 पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ मी, फुल स्टॉप। फ्रॉम द बैकवर्ड्स या फ्रॉम द बैक, माई रैंक इज 9th। फाइंड टोटल स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करना है एक बार। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कुछ बच्चों को, कोई 15 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है। देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है सर? हमारे पास फॉर्मूला है एक। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला सिंपल सा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, द वर्ड इज रैंक फ्रॉम फ्रंट या रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट -1। फॉर्मूला यही है। अब मुझे बताओ, उसने कहा मेरे आगे 5 लोग हैं। सर मेरे आगे 5 लोग, मेरे आगे अगर 5 लोग हैं तो मेरा रैंक कितना है? कितना रैंक है? मेरा रैंक 6 हुआ भाई, मेरे से आगे 5 लोग हैं, मेरा रैंक 6 हुआ। और पीछे से मेरा रैंक कितना है? पीछे से मेरा रैंक है 9। पीछे से रैंक दिया हुआ है, पीछे से बंदे नहीं दिए, पीछे से रैंक दिया है। तो 6 + 9 - 1 कितना आया? 14 आया, 14। ठीक है, गड़बड़ी मत करो जो 13 और 15 कह रहे हैं। आप देखो ना, 5 लोग मेरे आगे हैं, मतलब मेरा रैंक 6th हुआ, पीछे से रैंक मेरा 9th है। बस फिर तो फॉर्मूला ही लगाना है, 6 + 9 - 1। कोई 16 भी कह रहा है, बताओ भाई 16 कहां से हो जाएगा भाई? ठीक है, क्लियर हुआ है आपको जो मिस्टेक हो रही है आपको यहां पे? आप रैंक देखो, इसमें 5 लोग आगे मतलब रैंक 6th, पीछे से रैंक गिवन है 9th। 6 + 9 - 1।
चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, या इस पे आओ, चलो इसको ट्राई करो। करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। एक चीज बताओ, देखो ये ना जब भी रैंकिंग क्वेश्चन आए आपको याद रखना है कि रैंकिंग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला पता क्या है? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग या रैंक फ्रॉम फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट माइनस वन। दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी हैव। चलो ठीक है। अब नोटिस करो, उसने बता रखा है क्लास में कितने बच्चे हैं, 30, तो टोटल तो गिवन है। अब उसने बता रखा ईशा का रैंक 14 है, ईशा का रैंक 14th है, तो क्या ईशा की फ्रंट से रैंकिंग मुझे नहीं मिल जाएगी? इसमें क्या मुश्किल है? लास्ट से रैंक गिवन है, टोटल गिवन है, निकाल लूंगा, निकालो। सर ईशा की रैंकिंग आएगी 14 माइनस माइनस 13, 17, ठीक है। तो ये फ्रंट से रैंकिंग किसकी आई? जिसकी लास्ट से गिवन है। सर ईशा का रैंक है 17, ईशा 17th रैंक पे है स्टार्टिंग से। अगर ईशा का रैंक 17 है और वो कह रहा है अमन 5 आगे है, तो अगर ईशा 17 पे है तो एक आगे 16, दो आगे 15, तीन आगे 14, चार आगे 13, पांच आगे 12, तो 12 पे कौन होगा? सर 12 पे अमन भैया होंगे। क्यों मिस्टेक कर रहे हो इसमें? सिंपल, ईशा की रैंक पीछे से गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, ईशा की आगे से रैंक मिल गई, आगे से रैंक मिल गई, अमन उससे 5 आगे, बात खत्म। गेटिंग इट? कुछ और ट्राई करेंगे? यस, इसको देखो,
गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। देखो, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 52। वो कह रहा है भाई 15 तो फेल हो गए। मैंने कहा लो भाई, फेल वालों को हटा दिया। बचे कितने? 37। वो खुद कह रहा है ना हटा दो, फेल वालों को हटा दो, मैंने हटा दिया। बचे कितने अब? 37। अब 37 बच्चों में क्या होता है, लिस्ट बनती है। 37 बच्चों की जब लिस्ट बनी ना, तो उसमें रमेश का रैंक कितना था? 22वां फ्रॉम द टॉप। अब मुझे पता है टोटल का फॉर्मूला क्या है, फ्रंट प्लस लास्ट माइनस वन। टोटल बच्चे कितने हैं जिनकी लिस्ट बनी है? 37। रमेश का रैंक कितना है? रमेश का रैंक है 22वां। अब पूछा क्या है? पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, लास्ट से रैंक पूछा है। तो बस 16th रैंक आ जाएगा पीछे से, पीछे से 16th रैंक आ जाएगा। ठीक है। ओनली थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड हियर इज कि अच्छा हटाना है, जो लोग फेल हो गए हैं उनको हटाओ। और वो लिख भी रहा है क्लियरली कि उनको हटाओ, तो हटा दिया भाई, उनको हटा दिया, तो आंसर आ गया अपने पास। चलिए इधर ट्राई करेंगे एक बार। इसमें भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई है कुछ कुछ लोगों से, कईयों का, ज्यादातर का सही है। अब देखो यार, गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसे ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनमें जो जो कह रहा है वो करते रहो। वो कह रहा है कि 45 बच्चे हैं, मैंने कहा ठीक है भाई, दो और जुड़ गए, तो मुझे बताओ दो जोड़ने से कितने लोग हो गए? 45 में दो लोग जब और जुड़ गए, टोटल हो गए 47। गुड। एक बच्चे का रैंक 20th था, अब उसका रैंक गिर गया एक नीचे। अब देखो, देखो गिरने का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा पहले रैंक 1 था, मेरा पहले रैंक 1 था, अब मेरा रैंक गिर गया, मतलब मेरा सेकंड रैंक हो गया सर, और गिर गया मतलब मैं थर्ड रैंक हो गया। तो रैंक गिरने का मतलब रैंक नीचे जाना। तो अगर किसी बच्चे का पहले रैंक 20th था ना, तो रैंक गिरने का मतलब अब उसका रैंक 21st हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो ना, रैंक गिरना, जैसे पहला रैंक था, गिरना मतलब रैंक 2 हो जाना। तो बस टोटल बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, तो जब टोटल आ गया तो फ्रंट प्लस लास्ट माइनस वन बड़े आराम से लगा सकते हैं। 47 इज टोटल, फ्रंट से रैंक है 21, तो लास्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। पीछे से रैंक कितना है? 27। पीछे से मेरा रैंक हो जाएगा 27। ठीक है। चलो, इजी है ये क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन आसान है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। एक और ट्राई करो, ये वाला डेटा सफिशिएंसी वाला भी है। अनुष्का, इसका मतलब क्या होता है? आप कभी फर्स्ट रैंक पे आए हो? आप कभी फर्स्ट रैंक पे आए हो? फर्स्ट रैंक से नीचे गिरो तो कौन से रैंक पे जाओगे, मुझे बताओ आप। फर्स्ट रैंक से नीचे गिरोगे तो सेकंड रैंक पे आओगे ना। ऐसे थोड़ी कि फर्स्ट रैंक से गिरना मतलब जीरो रैंक पे चले गए। फर्स्ट रैंक से गिरने मतलब नीचे गिरना, तो 20 से नीचे गिरना मतलब 21 में आना। ठीक है ना? हाँ, ऊपर नहीं जाते आपके रैंक गिरने से। ये तो बहुत सही है फिर, अगर कि सेकंड रैंक पे था, मैंने खराब परफॉर्म किया, मेरा रैंक गिर गया, अब फर्स्ट हो गया, ऐसे थोड़ी होता है।
यस, गुड गुड गुड। देखो इसको ना आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पता है मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां लिखा है ना, सीमा का रैंक चाहिए टॉप से इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सर मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, वो होता है टोटल इज इक्वल टू फ्रंट प्लस लास्ट माइनस वन। अब देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, क्या चाहिए, क्या हमें, सर हमें चाहिए सीमा का फ्रंट रैंक, ये चाहिए। और टोटल उसने बता रखा है, इसकी वैल्यू है 40। सर ये 40 गिवन है, फ्रंट रैंक चाहिए। अगर मुझे सिंपली लेफ्ट सॉरी अपना लास्ट वाला रैंक मिल जाए ना, अगर मुझे सिंपली लास्ट का रैंक मिल जाए, मैं आंसर पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि फ्रंट तो निकल ही जाएगा अगर लास्ट का रैंक पता लग जाए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स गिवन है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, करने की जरूरत नहीं है। क्या स्टेटमेंट वन से सीमा का लास्ट से रैंक पता लग सकता है? आप मुझे बस इतना बताओ। आप बोलोगे हाँ, प्रिया 4 स्थान नीचे है सीमा से और 31 है बॉटम से, तो प्रिया का पीछे से रैंक पता है तो सीमा का भी रैंक पता लग जाएगा, कोई समस्या ही नहीं। तो भाई लास्ट मिल जाएगा, लास्ट मिल जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। दूसरा कह रहा है एना सीमा से 2 रैंक ऊपर है और बॉटम से 37 में है, एना का लास्ट से रैंक पता है और उससे हम सीमा का लास्ट रैंक निकाल देंगे। तो जब लास्ट रैंक मिल जाएगा तो भाई दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई भी इस्तेमाल कर लो। हमें बस ये देखना है कि लास्ट रैंक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और वो साफ साफ मिल पाएगा, इसमें सॉल्व भी करने की कोई जरूरत इस वाले केस में आपको नहीं थी। गॉट द पॉइंट? एक ट्राई करेंगे अगला क्वेश्चन। इसको देखो एक बार, इसको ट्राई करो। सयन फ्रॉम अबव तो निकालना है ना, फ्रॉम अबव तो निकालना है, फ्रॉम अबव निकालना था, बॉटम वाला गिवन था। करते हैं इसको, कोशिश करते हैं, थोड़ा बना लेते हैं एक बार, थोड़ा आइडिया मिलेगा। मान लेते हैं इस तरह से एक रो है। अब वो क्या कह रहा है, इस रो में अंकित है 7th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट वाली साइड है मान लो, मतलब स्टार्टिंग साइड है, ये एंडिंग साइड है मान लो इस तरह से। तो व्हाट इज ही सेइंग, अंकित इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई कहीं यहां पे अंकित है 7th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 6 लोग इधर होंगे फिर 7वें पे अंकित होगा, यही मतलब है ना, 6 लोग इधर होंगे फिर 7th पे अंकित होगा, ठीक है। एंड वैभव इज 4th फ्रॉम द राइट। अब वैभव जो है 4th है राइट से, मतलब 3 लोग वैभव के इधर होंगे फिर वैभव चौथे नंबर पे होगा, राइट से उधर से। अब नोटिस करो, वो कह रहा है भाई जब इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, जब पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो एक दूसरे के स्थान पे आ जाएंगे, मतलब वैभव उठ के यहां आ जाएगा, अंकित उठ के यहां चला जाएगा। एक्सचेंज मतलब समझ आया, वो यहां से वहां चला गया, वहां वाला यहां आ गया। तो क्या होगा, तो कह रहा है अंकित विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये जो यहां पे बैठा है ना, इसका रैंक हो जाएगा 15th। किधर से 15th? सर इधर से 15। मानते हो?
अब मुझे बताओ, ये जिस जगह पे अंकित बैठा है, ध्यान से सुनो, जिस जगह पे अंकित बैठा है उसका लेफ्ट से रैंक है 15th, और इस जगह पे जहां बैठा है उसका राइट से रैंक है 4th। ये जो जगह है जिसपे अंकित बैठा है, लेफ्ट से रैंक है 15th, राइट से रैंक है 4th। जो वैभव जहां बैठा था वहीं तो आया के बैठा ना। हाँ, तो अगर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है तो फिर तो सर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू फ्रंट प्लस लास्ट माइनस 1। अब ये जो जगह है इसका फ्रंट से रैंक है 15, इसका पीछे से रैंक है 4th, तो टोटल बच्चे कितने हुए क्लास में? 18। ये लॉजिक था बस, 18 बच्चे आ गए हैं। अब पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज वैभव पोजीशन फ्रॉम द राइट, वैभव की राइट से पीछे से कितनी पोजीशन है? 2 बार लगा लो, टोटल फिर से लगा लो, फ्रंट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब ये यहां पे जब वैभव बैठा है ना, इसका फ्रंट से रैंक है 7th, 6 आगे थे 7th ये है, तो लेफ्ट से सॉरी आपका लास्ट से रैंक मिल जाएगा, कितना आएगा? 12th रैंक आएगा। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट बनेगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? बात क्लियर हुई सबको? यस 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 यस, गुड 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 गुड। एक और देखेंगे, एक और ट्राई करेंगे ये वाला। प्रज्ञा एक बार इसको ट्राई करो, ये सेम ही क्वेश्चन है, और अर्जुन आप भी एक बार इसको ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन है, तो आपको इसमें समझ आ जाएगा, इसमें ट्राई करना। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, सही है, बहुत अच्छे। अब देखो कैसे करना है इसको, इधर देखेंगे सब लोग। एक रो है, फिर से लेफ्ट और राइट वाला। अब देखना जिनका नहीं समझ आया था, देखो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, एक पर्सन है ए, मान लो ये पर्सन है ए, ये कहां पर है, इसकी पोजीशन है 11th, ये लेफ्ट से मतलब 11th पे है, मतलब 10 लोग इधर होंगे, 11th पे ये होगा, ठीक है। और बी जो है ना, बी वो 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से जो बी है वो 10th पोजीशन पे है। मैं इसको 10th राइट लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये 11th लेफ्ट से था, वो राइट से 10th है, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। जब इंटरचेंज कर लिया मतलब बी यहां पे आ गया, ए इधर चला गया। अब क्या होता है, ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई ये जो जगह है ना, जगह ये लेफ्ट से 18th पे आ चुकी है, तो ये 18th लेफ्ट है। अब समझो, ये जो भी जगह है ना, ये जगह राइट से 10th है, लेफ्ट से 18th है। ये जगह 18th है लेफ्ट से, राइट से 10th है। तो भाई टोटल वाला फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकता हूं, फ्रंट प्लस एंडिंग माइनस 1। टोटल कितने बच्चे हैं वो निकालना है। फ्रंट से रैंक कितना है, फ्रंट से रैंक है लेफ्ट से 18, राइट से कितना है 10, तो टोटल कितने लोग हुए 27। 27 टोटल लोग हैं।
पर देखो उसने पूछा क्या है, देखो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, अदर देन ए एंड बी, ए एंड बी को छोड़ के कितने लोग हैं सर, टोटल 27 लोग थे, ए और बी को छोड़ के 2 माइनस कर दो, 25 लोग, तो 25 आंसर आएगा भाई, 27 नहीं आएगा। जिन्होंने 27 लिखा उन्होंने सारा सॉल्व किया, बस लास्ट में ये नहीं पढ़ा अदर देन ए एंड बी। कई बार एग्जाम में हम ये गलतियां भी करते हैं कि 27 तक पहुंच गए, फिर ये पढ़ना भूल गए कि ए और बी को छोड़ के पूछा हुआ है, तो ए और बी को छोड़ के 25 आएगा। क्या अब क्लियर हुआ? जो लास्ट क्वेश्चन 2 बच्चों को समझ नहीं आया था उनको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस और नो? क्या उनको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, इसको देखेंगे एक बार, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। हाँ तनवीन 9 राइट में होंगे और बी 10th होगा, यस। इसको ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई दीस क्वेश्चंस नाउ। देखो बात तो ऐसी है कुछ कि एक लेफ्ट साइड गिवन है, एक राइट साइड है, मैंने बोल दिया ये मान लो लेफ्ट है और वो है राइट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें देखेंगे ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, सर मतलब ए कहीं यहां पे होगा और 16th लेफ्ट है इसकी पोजीशन, लेफ्ट से 16 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। V इज 18th फ्रॉम द राइट। अब देखो मुझे पता नहीं कहा, मुझे नहीं पता कहां बनाना है V को, मान लो मैंने कहीं यहां बना दिया, ये V का रैंक है क्या है 18 राइट, यहां मैंने रैंडमली बना दिया, ठीक है ओके ओके दैट्स फाइन, राइट से 18th है। अब वो क्या कह रहा है G इज 11th फ्रॉम A टुवर्ड्स द राइट। अब देखो इधर देखो प्लीज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है G इज 11th फ्रॉम A टुवर्ड्स द राइट। G जो है ना वो A के इधर है 11वें नंबर पे, A से शुरू करोगे तो 11वें नंबर पे आपको G मिलेगा, तो चलो आगे 17 18 मतलब 11 आगे जाना है 11, अब 11 आगे जाना है मतलब 1 आगे जाओगे 17, 2 आगे जाओगे 18, 3 आगे जाओगे 19, ऐसे 11 आगे जाना है। 11 जब आगे जाओगे ना, 11 राइट वाली साइड है ना, तो G कहीं यहां पे आएगा, ये है 27 लेफ्ट। अब कुछ बच्चे डाउट में आएंगे सर आपने इधर कैसे बना लिया, अरे जहां बनाना है वहां बना लो, बाद में ठीक कर लेना। उसने इतना बोला है G जो है ना A के 11 राइट में है, तो अगर A 16 पे था तो G 27 लेफ्ट पे जाके होगा, 11 है ना राइट साइड की तरफ, इसके 11 अगर जाना है तो 11 चला गया मैं, तो G बन गया 27 पे। और लिखा क्या है एंड थर्ड फ्रॉम द V टुवर्ड्स द राइट, भाई V से तीसरे नंबर पे है ये,
v से तीसरे नंबर के ऊपर कैसे हो सकता है? v से तीसरे नंबर के ऊपर कैसे हो सकता है? देखो, अगर v से तीसरे तरफ राइट की तरफ है, मतलब v g से तीसरे तरफ लेफ्ट की तरफ होगा, तो एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, ये 24 लेफ्ट पे होगा। क्या आपको ये कनेक्शन समझ आया? उसने देखो क्या बोला है, a से राइट की तरफ 11वें नंबर पे g आया। मैंने कहा अगर 16वें नंबर पे ये था, 16 पे ये था, तो ये 27 पे पहुंच गया, 27 लेफ्ट। और उसने कहा g जो है ना v के तीसरे राइट में है, मतलब v g से तीसरे लेफ्ट में होगा। कितना है तीसरा लेफ्ट? 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट। 27 लेफ्ट से 3 लेफ्ट पीछे गए, 24 लेफ्ट। अगर ये डायग्राम बन गया है, अब चीजें आसान है। पता है क्यों? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला आता है। देखो ये पोजीशन हमें मिल गई है, ये पोजीशन हमें मिल गई है, ये पोजीशन का राइट पता है, ये पोजीशन का लेफ्ट पता है। और जब किसी पोजीशन का राइट लेफ्ट पता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, राइट प्लस लेफ्ट -1 या फ्रंट प्लस एंड -1। तो टोटल कितना हो जाएगा? राइट से इसकी पोजीशन है, मतलब वही लिख लो, फ्रंट प्लस एंड -1। फ्रंट से इसकी पोजीशन थी 24, एंड से पोजीशन थी 18, -1, टोटल कितना आ जाएगा? 41। तो सर 41 लोग हैं इस पर्टिकुलर रो के अंदर। बात क्लियर हुई सबको या नहीं? क्या सबको बात क्लियर हुई? 24 कैसे आया? देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, A 16 पे है, G कहां पर है? 11 राइट में, तो G कहां आ गया? 27 लेफ्ट में। पर उसने कहा G जो है वो V से तीसरे राइट में है। अगर G V से तीसरे राइट में है तो V कहां होगा? तीसरे लेफ्ट में। अगर ये 27 लेफ्ट है तो 3 लेफ्ट क्या हुए? 24 लेफ्ट। 80 समझ आया अब? और दीपांजलि आपको समझ आया? किरण अब क्लियर है? 3 लेफ्ट में है ना? हाँ आयुष, आंचल, पहले हमने A से G की पोजीशन निकाल ली और फिर G से हमने V की पोजीशन निकाल ली। ठीक है? प्राची देखो ना, ये देखो वो क्या कह रहा है, इधर देखो, ये V वाला कुछ लोगों को डाउट कर रहा है। ये देखो, यहां तक तो बात सही है ना आप लोगों की, यहां तक तो बात आपकी सही है। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने कहा ये क्या लाइन है, ये लाइन पढ़ो। वो कह रहा है G इज थर्ड फ्रॉम V टू द राइट। अरे विनायक समझो, V से राइट में G है, V के राइट में G है, V के राइट में G है, मतलब G की लोकेशन हमें पता है, तो G के तो लेफ्ट में होगा ना V। अरे भाई ये V है, V के राइट में G है, तो मतलब G के लेफ्ट में होगा। अगर G यहां पे है तो G का लेफ्ट इधर हुआ। कितना लेफ्ट जाना है? 3 लेफ्ट, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 27 से 3 पीछे जाओ तो 24 लेफ्ट। अगर विनायक के सॉरी अगर V के राइट में G है तो G के लेफ्ट में V हुआ ना। अब क्लियर है? क्योंकि लिखा ही है विनायक, इसलिए लिखा है ना थर्ड फ्रॉम V। G V के राइट में है, G V के राइट में है, तो G के लेफ्ट में हुआ V। मेरा राइट इधर, पर इस वाले बंदे का लेफ्ट मेरी साइड। बात समझ आई? बात क्लियर है अब सबको? तो एक बार मुझे ये पोजीशन मिल गई, इस पोजीशन की रैंकिंग पीछे से राइट से 18 है, आगे से 24 है, तो टोटल के लिए फ्रंट रैंक प्लस एंड रैंक -1। क्लियर है सबको? हाँ जी, ऑल ऑल गुड, ऑल गुड सबको? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 2018R इस पोजीशन इज सेम एज 24L। बिल्कुल बिल्कुल किरण, यस। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप भी एक बार इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 3-4 क्वेश्चन और हैं या 4-5 क्वेश्चन और हैं स्लाइड्स में। एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, मैं अगली क्लास में आपको करवा भी दूंगा।
एक बार आप लोग भी ट्राई कर लेना, होंगे बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा ही ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो उनको आप नेक्स्ट क्लास में फिर मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले आप उनको ट्राई कर लेना, फिर अकॉर्डिंगली हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, फिर आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।